नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। समस्तीपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर छात्र पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। 9वीं के छात्र का गला रेता गया है। छात्र को हालांकि इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कूल के ही 4 छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रामाज्ञा हाई स्कूल में छात्र पढ़ाई करता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां पर रामाज्ञा हाई स्कूल का यह पूरा मामला, जहां पर एक छात्र की गला रेता गया है और वहां पर यह जानकारी मिल रही है कि स्कूल के ही 4 छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, स्कूल के ही 4 छात्रों पर आरोप लगा है, आखिर घटना के पीछे की वजह क्या है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, ये घटना चैता गांव की है और यहाँ पे जो अभिभावक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो करीब 15 रोज पहले उनके द्वारा बताया गया, जो इन्हीं छात्रों के द्वारा जो जिस छात्र पर हमला हुआ है विश्वजीत पर, उसके बैग को चाकू से काट दिया गया था और उस समय भी इसके साथ मारपीट किया गया था। और आज जो घटना हुई है, जब छात्र विद्यालय आ रहा था, उसी दौरान ये 4 छात्र उसे खींच करके स्कूल के बगल में एक आम का बगीचा है, वहां पे ले गए और वहां पर पहले इसकी पिटाई की है। उसके बाद चाकू से इसका गला रेत दिया है और जिसके बाद अभी जो ताजा हालात हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। और ग्रामीणों में काफी आक्रोश इस घटना को लेकर के है और ग्रामीण विद्यालय पर पहुंच करके हंगामा कर रहे हैं और काफी आक्रोशित है वहाँ पे। और खुद जो दलसिंह सराय डीएसपी हैं वो घटना स्थल के लिए अभी रवाना हुए हैं। जी चलिए मुकेश, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको अररिया से बताते चले, जहां पर 2,30,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट हुई है। 2 बाइक पर सवार अपराधी आए थे। 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फारबिसगंज के अम्हारा मझुआ रोड की यह पूरी घटना, जहां पर एसबीआई के सीएसपी संचालक से करीब 2 लाख की लूट हुई है। 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और बड़ी खबर आपको बताते चले, वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला आएगा, जिसे लेकर पूरे वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी। प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग कोर्ट में लंबित हैं। 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा का हक मांगा है। इसके बाद मस्जिद का सर्वे हुआ था और आज इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला आ सकता है कि आखिर ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। और वही देखिए, हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी तार्किक प्रमाण नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए, 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में उसके विरुद्ध किसने जाके व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? चूँकि फैसला तो तय है, वहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर है, नंदी जी का साक्षात नंदी जी प्रमाण है और श्रृंगार गौरी का मंदिर भी प्रमाण है। और अब तो शिवलिंग ही मिल गया है अंदर में, जो काशी विश्वनाथ मूल है विश्वेश्वर महादेव, वह स्वयं प्रमाण है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो हकीकत है, वो सबके सामने आके रहेगा और आ गया है। अब खाली कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का केवल जो है
उनकी अनुमति की आवश्यकता है। फैसला बहुत अच्छा आएगा, फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा, चूँकि उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है, उनके दलीलें सारा निराधार हैं और कोई रूलिंग एक्ट नहीं दिए हैं। जितने उन्होंने कथन किया है वो दूसरे मस्जिद के जहांगीर कह करके किए हैं, कागज़ लगाने के लिए कहे हैं, कागज़ लगाए हैं। ज्ञान वाफी से मस्जिद को उन्होंने कुछ नहीं कागजात नहीं दिया है, न उनका वक्फ का कागजात दिया है और न ही वार्षिक एक्ट पर कोई दिया है, इसलिए फैसला मेरे पक्ष में आएगा। वही देखिए, पूरे प्रदेश में इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लागू की गई है सुबह से और ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। हम निरंतर स्थिति को वॉच करते रहेंगे और फ्लैग मार्च और अपना सभी लोगों से संवाद हमने बनाए रखा है। सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से, सभी के सहयोग से लखनऊ जनपद में पूरी तरह से शांति रखने का एक कोशिश करेंगे और जो भी उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के उद्घाटन के मौके पर गौवंश की सेवा की उस भारतीय परंपरा का जिक्र किया जो कि समाज के लिए उपयोगी रहा है और जिससे आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। पीएम ने कहा कि देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के करीब 75 लाख किसान अपना जीवन यापन गोवंशों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड डेयरी सेक्टर को भारतीय योगदान का भी जिक्र किया तो उन्होंने लंपी की कहर से पशुओं को बचाने का संकल्प भी लिया है। पीएम ने कहा कि 2025 तक देश के हर पशु का वैक्सीनेशन पूरा करा लिया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय पशुपालन मंत्री परसोत्तम रुपाला और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। और पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 6,900 वर्ग मीटर एरिया में प्रदर्शन भी देखी। यहां देश भर की तमाम प्रमुख दूध कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल्स के जरिए कंपनियां बता रही हैं कि भारत में विश्व क्रांति कैसे लेकर आई। वर्ल्ड डेयरी समिट को कुल 41 दूध कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट में इन 61 मिठाइयों को मिठाई मैप ऑफ इंडिया नामक होर्डिंग्स पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिठाई के रूप में घेवर और गाजर के हलवे को इसमें शामिल किया गया है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में हर दिन नए दावे हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की कश्मीरी सियासत में सक्रिय एंट्री के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। रविवार को आजाद ने धारा 370 को लेकर साफ तौर पर बयान दिया था और कहा था कि उसे फिर से लागू करना मुमकिन नहीं। इस पर अब पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। सुनिए। आजाद साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, उनका अपना व्यू हो सकता है और अपनी अपनी सोच होती है। जैसा आपको मालूम होगा कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए करोड़ों लोग, खासकर कांग्रेस की जमात जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त कई ऐसी जमातें थी जो आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाती हैं, जो आज जो देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते फिरती हैं। वो ये कहते थे अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हैं, उनके पास तोपें हैं, उनके पास मशीन गन हैं।
तो हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। हम कामयाब नहीं होंगे, मगर कांग्रेस की पार्टी जिसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान और जितने भी बाकी लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए जद्दोजहद कर दी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है। और वहीं ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज समाधि दी जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को अंतिम सांस ली। वे 58 साल के थे। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता है। उनका शरीर भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। शाम 4 बजे गुरुदेव को मंदिर के समीप स्थित उद्यान में समाधि दी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सनातन धर्म के प्रमुख थे। देश की आजादी में उनका योगदान रहा और वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। साथ ही वे राम सेतु रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले तथा राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष करने वाले गौरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही भी रहे थे। और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब सीबीआई सुलझा सकती है। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सोनाली फोगाट की गोवा में एक रिसोर्ट में पार्टी के बाद मौत हो गई थी। सोनाली फोगाट के परिजन लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने भी परिजनों की मांग का समर्थन किया था। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि सोनाली फोगाट पर गोवा पुलिस की जांच ठीक तरह से चल रही है। पुलिस को कई अहम सुराग भी मिल चुके हैं, लेकिन सोनाली के परिवार की, सोनाली की बेटी की डिमांड है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ऐसे में आज केस सीबीआई को देने की सिफारिश की जा सकती है। परिवार गोवा पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठा रहा था। गोवा के कार्लिज रेस्टोरेंट में सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत हो गई थी और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी जो है वो सीबीआई को मिल सकती है। लोगों की डिमांड है वहां से कंटिन्यूअसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली दे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूअसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूं। और जेडीयू में मंत्री लेसी सिंह और विधायक बीमा भारती के बीच का विवाद सुलझ गया है। इस मामले में बंद कमरे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में लेसी सिंह भी शामिल थी। बैठक के बाद मंत्री लेसी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरी तरफ से अब कोई मामला नहीं है और कोई नाराजगी भी नहीं है। लेसी सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बंद कमरे में मुलाकात करने के बाद लेसी सिंह जो बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं बाहर निकली हैं। मैडम, आपने एक नोटिस भेजा था बीमा भारती को, जिसके बाद आप इस बैठक में शामिल हुई। क्या कुछ बातचीत हुआ? नोटिस पर आप अभी भी कायम हैं? नहीं, देखिए, जो पिछले दिनों उन्होंने कुछ बातें मीडिया के सामने कही थी, उस विषय पर मेरे तरफ से कुछ नहीं कहा गया।
और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनके बातों का जवाब दिया और सारी बातें कही जो आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात रखी है, इसलिए उस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और हमारे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे तरफ से कोई बैर की भावना नहीं है, न पहले थी न आज है। और अब उनके मन में क्या है तो वो जाने। तो अब इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है जो अब कोई मामला नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई है, मेरे तरफ से कोई मामला नहीं। आपको लगता है कि आप दोनों नेताओं के बीच में जो कुछ हो रहा था इससे जेडीयू के पार्टी पर भी असर पड़ रहा था? नहीं, देखिए उसमें तो हमारे नेता बात रख चुके हैं, इसलिए उस विषय पर अब ज़्यादा मतलब बोलना उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, सभी बातों पर चर्चा हुई है। मेरे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मलाल नहीं है। और अब वो जो बोली है या बोलती है वो जानो। आपकी तरफ मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, न मैं पहले कभी मीडिया में बोली हूँ न आज बोल रही हूँ। मेरे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब नोटिस का मतलब खत्म, अब कोई मामला ही नहीं है। तो ये थी लेसी सिंह जिन्होंने साफ कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बंद कमरे में मुलाकात होती है। विजय चौधरी भी उस मुलाकात में रहते हैं और बाहर निकलने के बाद लेसी सिंह कहते हैं मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं बीमा भारती के प्रति कोई नाराजगी मेरे मन में नहीं है और अब नोटिस का भी कोई मतलब नहीं। तो जाहिर तौर पर जेडीयू ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच में जो विवाद चल रहा था उसे पटाक्षेप कर दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त जेडीयू से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया है। प्रवक्ता पद से निखिल मंडल की ओर से इस्तीफा दिया गया है। निजी कारणों का यहां पर हवाला दिया गया। सोशल मीडिया पर निखिल मंडल की ओर से खुद इसकी जानकारी दी गई। सीएम नीतीश कुमार से भी निखिल मंडल मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रवक्ता पद से निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।